हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेफ्ट हैंड कॉमर्स। और आज हम बिल्कुल हटकर टॉपिक शुरू कर रहे हैं। बताने आए हैं आपको बच्चों के डिमांड पर कि सर, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमें सब पता है एग्जाम में क्या है, कहाँ से टॉपिक आ रहा है, ठीक है, उसमें लिखना है और कितना और कैसे लिखना है। ये वाला जो हमारा एरिया है वो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि हम लिखते हैं, समझ में भी हमें आया है, हम कंटेंट डिलीवर भी कर देते हैं सर, लेकिन वो मार्क्स में ही नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है। तो आज आपकी उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अपनी एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। और आज हम आपको बताएंगे आपके उन प्रॉब्लम्स का कि आप कैसे अपने बोर्ड में अपने पेपर को बेस्ट आंसर शीट के लिए लिख सकते हो या बना सकते हो। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं आपके बिजनेस के सेगमेंट के साथ, और बिजनेस को हम 360 वे से समझाते हैं कि कहां पर कितना क्या कैसे लिखना प्रेजेंट करना चाहिए। और मैं इसमें दो खास बातों का ध्यान रखूंगा। जैसे कि बिजनेस में हमने पढ़ा है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, मतलब आप कम से कम और लिखो और बेस्ट लिखो, जो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको मार्क्स दिलाए। और ये जो लिखना है आपके वो जो 3 घंटे के पेपर है उसी ड्यूरेशन में प्रॉपर टाइम के साथ हो पाए कंप्लीट। तो चलो देखो, सबसे पहली बात, आप लोगों के बोर्ड ने आप लोगों को बहुत सारी वर्ड लिमिट्स प्रेस्क्राइब करके रखी है, ठीक है, लेकिन क्या हम एग्जाम में वर्ड लिमिट्स को काउंट करते बैठेंगे? नहीं। तो उसकी कैलकुलेशन, काउंटिंग की कैलकुलेशन मैंने मेरे जिम्मे ले ली, और आपको मैं समझाने जा रहा हूं कि आप अपने बोर्ड के आंसर शीट के हिसाब से कितना और कैसे लिखोगे। सबसे पहली बात मैं आपको समझा दूं कि आपका जो बोर्ड एग्जाम का पेपर आंसर शीट आता है वो लैंडस्केप मोड में आता है, ना कि पोर्ट्रेट मोड में। ठीक है, आपकी आंसर शीट लैंडस्केप के मोड में रहेगी, मतलब वाइड रहेगी, ना कि लॉन्ग। ठीक है, अच्छा, अप्रोक्सीमेटली ये 32 और 34 पेजेस की होती है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, और आपको इसके अंदर में मार्जिन्स बनाने चाहिए, दोनों साइड मार्जिन बनाने चाहिए। ठीक है, मार्जिन बनाने का मैं आपको रीजन बता रहा हूं, क्योंकि आपके स्कूलों से ये हेड ऑफिस को जाएगी चेक होने के लिए पेपर, तो इसको इस तरीके से बांधा जाएगा। अगर आप मार्जिन के एकदम एंड तक बिना बनाए पेपर के एंड तक लिख देते तो हो सकता है उसके टाई वाई करने के चक्कर में कहीं फट जाए अगर, और वो आपके वर्ड्स मिस हो जाएं, तो आपके मार्क्स पर भी इंपैक्ट चला जाता है। तो बेटा, इस बात का ध्यान रखना कि आपके तीनों सब्जेक्ट में आप दोनों साइड भाई पहले तो मार्जिन्स बना लेना। बहुत बड़े बड़े मार्जिन्स नहीं बनाने हैं, अप्रोक्सीमेटली एक जो स्केल का विड्थ होता है ना बेटा, उस स्केल के विड्थ के बराबर का दोनों साइड में मार्जिन बनाना। ठीक है, अब दूसरी बात आप समझना, देखो, आपका अगर मैं वर्ड काउंट के हिसाब से बोलूं बेटा, तो याद रखना 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 1 मार्क्स के आपके एमसीक्यू हैं, तो इसमें तो आपको कोई इशू नहीं है, आप 1 मार्क्स के एमसीक्यू को भाई नॉर्मली लिख सकते हो। लेकिन खास बात, लिखने में क्या ध्यान देना है, आपको ऑप्शन का नंबर लिखना है। ठीक है, और ऑप्शन के नंबर के बाद उस ऑप्शन में जो एक्सप्लेनेशन दी है ना, एक्सप्लेनेशन को भी लिखना होगा। ठीक है, मतलब आप क्या करना, जैसे कि मैं बोला क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आपने लिखा यहाँ पे 1, ऑप्शन नंबर आपका बी है तो आपने लिखा 1 का बी। ठीक है, ये आपके मार्जिन के इधर पे रहा क्वेश्चन नंबर। ठीक है, आपने लिखा ऑप्शन नंबर बी, और उस चीज का पूरी तरीके से जो उस ऑप्शन में लिखा होगा उस लाइन को पूरा लिखना है बेटा, ये बात याद रखना। आप सिर्फ 1 का बी लिख दिए, ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन किसी एग्जामिनर के दिमाग में अगर चीजें ठीक नहीं बैठी तो हो सकता है वो नाम नंबर उड़ा दे। तो प्लीज इस बात को रिस्क में ना लेकर आप पूरी तरीके से लिखना, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। सोचो, आप एक लाइन लिखने के लिए 1 मार्क्स मिल रहा है, इससे ज्यादा क्या। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल
नजरअंदाज मत करना, ऑप्शन के साथ एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। पहला चीज समझ में आया। अब आते हैं आपके 3 मार्क्स के ऊपर, ठीक है। अब आपके 3 मार्क्स के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं, सुनना ना, 3 मार्क्स के ऊपर। फिर आपके 4 और 6 मार्क्स पे भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। अब देखो 3 मार्क्स, 3 मार्क्स का हो गया, सॉरी 1 मार्क्स का हो गया। अब 3 मार्क्स को समझते हैं, सुनना। 3 मार्क्स का आपके बोर्ड के पेपर के साइज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि आपको मिनिमम 3/4 ऑफ द पेज तो भरना ही पड़ेगा। 3/4 से नीचे हाफ पेज, 1/4 लिख के आप सोचो कि 3 मार्क्स आपको मिल जाए, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है बेटा। मिनिमम आपको 3/4 ऑफ द पेज भरना चाहिए। और अगर मैं बात करूं मैक्सिमम, तो मैं उसको बोलता हूं 1/4 पेज। इसके ऊपर भी नहीं ले जाना, क्योंकि बेटा इसके ऊपर ले गए ना, नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन मैं ये गारंटी आपको दे सकता हूं कि इसके ऊपर ले जाने पर आपका कोई ना कोई क्वेश्चन के लिए टाइम कम पड़ जाएगा एग्जाम में लिखने के लिए। तो प्लीज बेटा इस चीज को याद रखना, मिनिमम 3/4 ऑफ द पेज से लेकर मैक्सिमम 1/4 पेज आपको भरना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 4 मार्क्स के लिए बेटा। 4 मार्क्स के लिए आपको क्या करना है, मिनिमम आपको कम से कम जो आपके 3 मार्क्स का मैक्सिमम है, 1/4 ऑफ द पेज लेना चाहिए। से लेकर मैक्सिमम आपको, वैसे तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं 2 पेज ही लिखना चाहिए, 1/3/4 भी चलता है, बट 2 पेज, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं 2 पेजेस लिखना चाहिए, मैक्सिमम 2 पेजेस, नॉट ऑलवेज 2 पेजेस, ठीक है। तो ये याद रखना, मिनिमम 1/4 पेज से लेके मैक्सिमम 1/3/4 भी ओके है, बट 2 पेजेस मैक्सिमम। बहुत कितना भी खींचो तो 2 पेज के ऊपर मत ले जाना इसको, वरना नंबर तो मिलेंगे यहाँ, लेकिन दूसरे क्वेश्चन के लिए अगेन टाइम कम पड़ जाएगा। फिर आते हैं 6 मार्क्स के लिए। आपको मिनिमम इसमें 1.5 पेज लिखना चाहिए बेटा, ठीक है, 2 पेज नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं जिसमें ना आपको 1.5 पेज में ही लिखोगे, उससे ज्यादा कंटेंट ही नहीं मिल पाएगा आपको। तो यही मैं बोल रहा हूं, 1.5 पेज से लेकर इसका मैक्सिमम लिमिट है 2.5 पेजेस, नॉट इवन 3 पेज। 2.5 पेजेस बेटा, 2.5 पेजेस, इस बात को याद रखना, ठीक है। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो बेटा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपका कभी भी पेपर छूटेगा नहीं, ऑन टाइम या बिफोर टाइम कंप्लीट होगा। और इतने लिखने पर ही आपको फुल आपके मार्क्स मिल जाएंगे, अगर आपका एक्यूरेट है आंसर, इतना कंटेंट लिखने पर आपको फुल मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। ये तो हुई बात वर्ड लिमिट की, ठीक है। अब आते हैं बात कि सर ये जो वर्ड लिमिट में आपने बताया, इसमें मार्किंग का क्या पैटर्न होता है। बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं, आप कोई भी मार्क्स को ना, जनरल सिनेरियो में मैं बोल रहा हूं, जनरल बातें, ठीक है, कुछ जनरली चीजें याद रखना। लेट सपोज अगर आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स में आया है और उसमें 3 पॉइंट आइडेंटिफाई हुए हैं, बिजनेस के लिए बता रहा हूं बेटा, 3 मार्क्स का आया है और उसमें लेट सपोज 3 फीचर ऑफ मैनेजमेंट है, तो एक चीज याद रखना, आपको हाफ मार्क्स पॉइंट को आइडेंटिफाई करने का होगा, हाफ मार्क्स उसके एक्सप्लेनेशन का होगा। तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि आप क्या करना, देखो इसमें हाफ ऑफ द मार्क्स, नॉट हाफ मार्क्स, हाफ ऑफ द मार्क्स, क्योंकि यहाँ 3 था तो मैंने हाफ हाफ बोला ऐसे। तो half of the marks will be allotted for your identification, half of the marks will be allotted for explanation। तो मैं बोला हाफ मार्क्स का आपको आइडेंटिफिकेशन हुआ, जो पॉइंट का हेडिंग हुआ, एंड आपका उसी में जो भी हाफ है, वो हाफ मार्क्स आपके, हाफ ऑफ द मार्क्स इसके हो गए ये एक्सप्लेनेशन के। अब एक्सप्लेनेशन में हाफ मार्क्स तो आप बहुत अच्छे से समझ गए कि हाँ सर हाफ मार्क्स में, लेकिन एक्सप्लेन करना कैसे और कितना चाहिए ये भी तो पता होना चाहिए। आइडेंटिफाई को तो आप हेडिंग लिख दोगे, इसमें आइडेंटिफाई में याद रखना, बुक जो एनसीईआरटी की हेडिंग है ना, एनसीईआरटी बुक की जो हेडिंग है बेटा, आपको एग्जैक्टली वही लिखना होगा, हेडिंग शुड बी एग्जैक्ट, वही हेडिंग। बट एक्सप्लेनेशन के अंदर में बेटा आपको अपना सेल्फ वर्ड्स यूज कर सकते हो, आपको अपनी सेल्फ वर्डिंग्स यूज करने का अलाउड है। ओनली ख्याल रखना कि ऐसा बेहुदा कुछ मत लिख देना, उसमें कम से कम कुछ तो कीवर्ड्स होने चाहिए मिलते जुलते। तो आपको खास बात याद रखनी है, यू हैव टू
आइडेंटिफाई और आइडेंटिफिकेशन का हेडिंग एग्जैक्ट एनसीईआरटी से मैच होना चाहिए, वेयर एस आपका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो आप अपने सेल्फ वर्डिंग्स में अलोंग विथ द कीवर्ड्स यूज्ड इन एनसीईआरटी, कुछ टेक्निकल वर्ड्स जो उसकी मीनिंग एसेंस हैं उसको रखना चाहिए। बेस्ट वे बता रहा हूं मैं आपको। सर ये तो आपने बताया क्या लिखना, कितना सर, कितना और कैसे, तो इसके लिए भी आप समझना, अगर मैं कितना की बात आपको बोलूं एक्सप्लेनेशन में, मैं मैक्सिमम बोलता हूं, मैक्सिमम 3 बुलेट पॉइंट्स, 3 बुलेट पॉइंट्स बेटा। सर ये बुलेट पॉइंट्स क्या, कैसे, मतलब आपने लेट सपोज एक फीचर लिखा, ठीक है, यहां पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं ना, एग्जांपल समझो। आपने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर में आपने लिखा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये तो आपको हो गया आइडेंटिफाई करना। इसका एक्सप्लेनेशन कैसे अंडरलाइन किया आपने, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे, बुलेट नंबर 1, बुलेट नंबर 2, बुलेट नंबर 3, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है। तो इसके अंदर में आपको हर एक लाइन में एक छोटा सा कीवर्ड रखना चाहिए, जैसे कि आप हमेशा बोलोगे कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप विथ अ गोल, अ गोल, ठीक है, थोड़ा सा मैं साइड हो जा रहा हूं, देखो, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज सेटअप विथ अ गोल, फिर आप बोलोगे मैनेजमेंट एग्जिस्ट टू अचीव दिस गोल, और मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता है इस गोल के लिए। फिर आप बोलोगे गोल कैन बी अचीव्ड इवन विथआउट मैनेजमेंट, इवन विथआउट मैनेजमेंट, बट टू अचीव इट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वी नीड मैनेजमेंट। और इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यहां पर आया, सेटअप विथ अ गोल आया, फिर आप बोलोगे मैनेजमेंट एग्जिस्ट होता है टू अचीव द गोल। ये आपके 3 बुलेट पॉइंट्स निकल कर आए, 3 क्रक्स पॉइंट, और इसी पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सर सिर्फ हाफ मार्क्स के लिए क्या 3 बुलेट पॉइंट लिखना जरूरी है? बेटा मैं तो हमेशा यही बात बोलूंगा, क्योंकि आप अगर वर्ड लिमिट को देखोगे ना, आप इससे कम करोगे, आप वर्ड लिमिट को ही नहीं अचीव कर पाओगे। तो मैं सब तरीके से स्टडी करके आपको समझा रहा हूं बेटा, ठीक है, कि वर्ड लिमिट भी तो आपके बोर्ड्स की माननी पड़ेगी। तो उन चीजों को, वर्ड लिमिट मैंने बोर्ड की ही फॉलो की है, मैंने उसको कन्वर्ट किया पेजेस में, कि उस वर्ड में अप्रोक्सीमेटली इतना ही पेज भरता है, और आपको अप्रोक्सीमेटली उतना भर के आने का है, ठीक है। तो कंटेंट अगर बिल्कुल ही निकाल दोगे तो दिक्कत होगी। हाँ, कुछ ऐसे एक्सप्लेनेशन है बुक में जिसमें 3 बुलेट नहीं बन सकता, उसमें 2 ही बन सकता है, एक ही बन सकता है, वैसे के लिए ठीक है, वो एक्सेप्शनल है, बट मेजॉरिटी में 3 बुलेट पॉइंट आराम से बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा फीचर ऑफ मैनेजमेंट, या मैंने बोला कि व्हाट हाउ टू राइट, ठीक है, व्हाट हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट यू हैव टू राइट, ठीक है, ये मैंने आपको समझाया। अच्छा, एक और बात हुआ आपका आइडेंटिफिकेशन और आपका एक्सप्लेनेशन से जुड़ा। अब एक खास बात इधर समझना, मैंने बोर्ड की बेस्ट आंसर शीट जो देखी हैं, जो इवैल्यूएटेड है, दे ऑलवेज से यूज डायग्राम्स, यूज डायग्राम्स। डायग्राम्स मतलब आपको खूब ड्राइंग नहीं बनाना। लेट सपोज ये गोल ओरिएंटेड के लिए ही मैं बात बोलूं आपको, तो आप इसमें सिंपली क्या कर सकते हो, एक डार्ट बोर्ड ऐसे बना सकते हो, यहां पर इसके बीच में आप लिख दो गोल, और यहां से एक एरो दिखाओ, और इस एरो का नाम लिख दो मैनेजमेंट। तो इससे समझ में आ रहा है कि मैनेजमेंट इज फोकसिंग टुवर्ड्स अचीविंग द गोल, यानी इट इज गोल ओरिएंटेड, इट इज ओरिएंटिंग, फोकसिंग टुवर्ड्स द गोल। इतना बात समझ में आया? तो ये चीज को याद रखना, बेस्ट आंसर शीट में एक बहुत खास बात है, डायग्राम्स का यूज करना। डायग्राम रिजिड कोई आपके एनसीईआरटी में भी नहीं दिए हैं, आपको अपना दिमाग लगाकर जनरेट करना अच्छा डायग्राम, ठीक है। तो प्लीज एकदम डिफिकल्ट डायग्राम नहीं, एकदम सिंप्लीफाइड एग्जांपल्स और डायग्राम्स का यूज करो, ठीक है। तो ये बहुत बेस्ट माना जाता है बिजनेस के लिए, नॉट फॉर ऑल, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, देखो, ये चीज तो हो गया। अब एक चीज ना मैं बच्चों को अलग से बोलता हूं, देखो आपको कई बार ना थोड़ा पेज भरना है ना, पेज भरना है बेटा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। भरना इन द सेंस फालतू से नहीं भरना, लेकिन भरना स्ट्रेटेजिकली कैसे होता है। लेट सपोज आपको फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट आ गया, ठीक है, या लेट सपोज ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आ गया बेटा, तो अब आप क्या करो, सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, आप क्या करो, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट उठाओ, और
इस तरीके से आपने उसको लैडर बना दिया। आपने लिखा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। फिर आप इकोनॉमिक के अंदर में अगर आपको ब्रीफिंग करनी है तो इसको एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन यहां पर दे दो, ठीक है, कि बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो एक्टिविटी करें, और जो बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय के लिए करे वो यहाँ, और जो बेनिफिट ऑफ सोसाइटी के लिए करे वो यहाँ, ठीक है। तो ऐसे करके आपने क्रक्स लिख दिया, इससे एक पेज भी भरा, प्रेजेंटेशन भी आया। अब आप क्या करो, एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव उठा लो, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव लिखा। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को 3 बुलेट पॉइंट में एक्सप्लेन कर दो। फिर आप उठाए पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिर आप क्या करो, पर्सनल ऑब्जेक्टिव उठाया आपने, हेडिंग किया, 3 बुलेट पॉइंट में उसको भी एक्सप्लेन कर दो। फिर उठाया सोशल ऑब्जेक्टिव, फिर 3 बुलेट पॉइंट में उसको एक्सप्लेन कर दो। बेटा अगर आप इस तरीके से चलोगे तो आपका पेज भी भर रहा है, और फालतू से नहीं भर रहा है, एक प्रेजेंटेबल वे में भर रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल रही है कितना कंटेंट कहां पर है। तो इस चीज को आप प्लीज याद रखना। पेज भरने के भी वेज होते हैं, ऐसे फालतू में कुछ भी नहीं भरने का, ठीक है। तो एक स्ट्रैटेजिकली अगर आप अप्रोच करो तो विथ प्रेजेंटेशन आप पेज को इस तरीके से चार्ट्स बनाकर बीच बीच में भरना। अब हर आंसर में यही मत बनाने लग जाना बेटा, ठीक है, वरना एग्जामिनर भी थोड़ा गुस्सा भी हो सकता है इस चीज से। तो आप सिंपल समझो, कुछ कुछ में ऐसे बनाने का आपको, कुछ में आपको डायग्राम्स भी बनाने का, कुछ में आप एग्जांपल्स का यूज कर सकते हो, ठीक है, कि एक सिचुएशन ले लिया, उसके ऊपर एक आप अपनी कहानी बता दिए, एग्जाम्पल उस कंसेप्ट से जुड़ा, ठीक है। ओके, तो ये चीज हुआ। मैंने आपको बताया कि कितने वर्ड लिमिट होनी चाहिए, मतलब पेजेस कितने भरने चाहिए, उसके पहले स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए। एक और खास बात, अच्छा आंसर से जुड़ा बता देता हूं बेटा, सुनना ना इसके लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना, सुनना। ये टीचर लोग बोलते नहीं है, बट मैं आपको इसको जरूर बताऊंगा, और इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। ये मान लो आपकी आंसर शीट है, आपने क्या किया, मैं पहले तीनों तरीके के मतलब मेजर वे बता रहा हूं। एक एमसीक्यू का वे होता है, और एक है डिस्क्रिप्टिव। दोनों के आंसर में कैसे लिखना चाहिए। एमसीक्यू के लिए क्या किया आपने, ये ऐसे मार्जिन बनाया ना बेटा, ऐसे। आप एमसीक्यू के लिए नंबर क्या कर दो, लेट सपोज आंसर 1, और यहां पर आपने लेट सपोज बी ऑप्शन, और लेट सपोज सोशल ऑब्जेक्टिव था, तो आपने ऐसे लिख दिया। फिर आप एक लाइन प्लीज छोड़ो, ठीक है, ये लाइन को आप छोड़ो, यहां भरो मत। फिर आप लिए इसमें आंसर 2, फिर आपने लिया लेट सपोज ऑप्शन सी, लेट सपोज डायनामिक एनवायरनमेंट की बात हो रही थी, ठीक। तो आपने ऐसे बता दिया। ये होता है एमसीक्यू को लिखने का तरीका, कि आप मार्जिन में उसका नंबरिंग दो, ऑप्शन और उसका मेन कंटेंट को अंदर में लिखो, और दोनों आंसर के बीच एक लाइन का गैप दो, ठीक है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में कुछ डिफरेंस है, सुनना। डिस्क्रिप्टिव में आप कभी भी ना आंसर नंबर को इधर पे, यहां लिख रहा हूं, आंसर नंबर को ना, मैं कहूंगा, ऐसा बोर्ड नहीं बोलता, मैं आपको बोल रहा हूं, आंसर नंबर यहां मत लिखो बेटा। आप लिखो ना यहां, आंसर नंबर लेट सपोज 23 था, आपने ऐसे लिखा, ऐसे अंडरलाइन कर दिया, और आप अपना आंसर लिखना यहां से चालू कर दिए, ठीक है। कि लेट सपोज मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूअस फंक्शन था, तो कंटिन्यूअस फंक्शन यहां हेडिंग डाला, 3 बुलेट पॉइंट ऐसे एक्सप्लेन किया। और ये आंसर जहां खत्म हो जाता है, लेट सपोज आपका ये जब लिखते गए आप 3 मार्क्स में आया था, तो मैंने बोला 1/4 पेज। तो 1/4 पेज अगर आपका, या 1.5 पेज, 1/4 में एक बार चलेगा, बट हाफ ऑफ द पेज अगर किसी आंसर में यूज हो गया है, तो उस पेज को वहां खाली छोड़ दो। और जब आप खाली छोड़ना ना बेटा, लेट सपोज मैं यही बोल रहा हूं कि इतना पेज इसके में खाली था, तो आप इसको ऐसे कर दो, और आप एक न्यू फ्रेश पेज, बेटा यहां बोल रहा हूं, एक फ्रेश पेज उठाया आपने। फ्रेश पेज पे अगेन आपका होना चाहिए आंसर नंबर 24, और ऐसे अंडरलाइंड बीच में रखो, और इसके बाद आप इसको पूरा ऐसे मार्जिन है आप अपना लिखो। जहां जहां पर हो आप हर, मैं तो हमेशा बोलता हूं हर एक फ्रेश आंसर के लिए फ्रेश पेज का यूज करो। भाई पेजेस बोर्ड ने ऑलरेडी इतने दे के रखे हैं, ठीक है। आप अच्छे से आप ऐसे लिखोगे नीट एंड क्लीन। सर ये बीच में लिखने का फंडा क्या है, तो समझते हैं, सुनना। बेटा कई बार ऐसा होगा, आपने एक्स्ट्रा शीट ले ली, एक्स्ट्रा शीट में आपको पता है कि साइड में होगा पंच, साइड में पंच होगा, फिर आप उसको ऐसे करके रस्सी से खींच के बांध देते हो। अब बांधने में कई बार क्या होगा ना बेटा, उसको जब एग्जामिनर ऐसे खोलेगा तो पूरा अनटाई करके होगा या नहीं होगा ये आप नहीं जानते। अगर उसको आप देखो तो कई बार क्या होता है, हमने स्टार्ट किया लेट सपोज, यहां पर लेट सपोज मैं ऐसे बोल रहा हूं, सुनना।
ये है हमारा, और मैंने यहां पर लिखा आंसर नंबर 25 और ऐसे करके अगर बंद कर देते हैं और यहीं पर मार देता है एक पिन, अब ये आंसर यहां बंद गया। और क्या पता एग्जामिनर ये 24 से 25 को जब ऐसे पलटे तो उसको ये लगे यार दोनों आंसर एक ही से मैच खा रहे हैं या एक ही का कंटिन्यूएशन है, और वो इसी में मार्किंग को स्किप कर दे, उसको 25 ना दिखे तो इसलिए आसान क्या है, यहां मत लिखो ना, इस आंसर को यहां लिख दो 25। अब उसको फ्रेश एकदम क्लियर कट दिखेगा। और मैं क्यों बोलता हूं हर एक पेज से फ्रेश लिखो बेटा, आपने ऑलरेडी बोर्ड को अच्छे खासे पैसे दिए हैं टेस्ट पेपर लेने के, अलग से बोर्ड की एग्जाम फीस दी है आपने, तो यूज दैट, ठीक है। और सिंपल सा बात ये आप समझो कि यहां पर आंसर नंबर 25 आपने लिखा, आप अगर इसी पेज के बीच में कहीं लिख देते, यहां पर लिखते इधर पे, कई बार प्रॉपर स्पेसिंग ना होने के वजह से भी जल्दीबाजी में, क्योंकि मतलब जो एग्जामिनर होगा उसको बहुत सारी कॉपियां चेक करनी, क्या पता गलती से जल्दीबाजी के चक्कर में उसके दो आंसर्स के बीच गैप ना होने की वजह से वो देख ना पाए और आपका मार्किंग वहां छूट जाए। ये सब रिस्क नहीं लेने का। तो मैं सिंपल सा आपको फंडा बता रहा हूं बेटा, इन चीजों को फॉलो करो, बेस्ट बनेगा आपका आंसर, ठीक है। थोड़ा पेज भी भरा दिखेगा, वेटेड दिखेगा, थोड़ा अच्छा दिखेगा, क्लीन दिखेगा, क्लियर दिखेगा, कंसाइज भी दिखेगा, क्योंकि आप खूब भर भर के नहीं लिख रहे हो। मैं हमेशा बोलता हूं थ्योरी शुड नॉट बी रिटन इन पैराग्राफ। थ्योरी वाले पेपर को पैराग्राफ से नहीं लिखो, पॉइंट्स में लिखो, पॉइंट्स में लिखो, नॉट इन पैरास बट इन पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट्स बोले तो मैंने आपको बोला बुलेटिंग का सिस्टम, ठीक है, बुलेट्स बनाकर, ठीक है, बुलेट्स बनाकर करो, बेस्ट निकल कर आएगा आपको। बुलेट बनाने का एक और फायदा, आप पैराग्राफ में लिखते हो तो आप दो लाइनों के बीच गैप नहीं मार सकते, लेकिन बुलेट बनाने से हर एक बुलेट के बीच एक लाइन का गैप होगा। आपका पेज भी भर रहा है बेटा, क्लीन भी दिख रहा है, कंटेंट भी है, ठीक है। तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों आपने इंप्रूव किया, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखना, ये बहुत पर्टिकुलर चीजें थी। अब ये तो हुआ हाउ टू प्रेजेंट, ठीक है। एक और चीज आपको मैं बता देता हूं, अब आप ये समझना हाउ टू अपीयर या अप्रोच द आंसर, आंसर तक पहुंचने का। देखो क्वेश्चन कैसे कैसे फॉर्म में पूछता है आपको, एमसीक्यू का तो आपको समझा दिया। अब ना क्वेश्चन पूछने का बोर्ड का तीन मेजर फॉर्म है। एक है डायरेक्ट क्वेश्चन, कि आपको एक टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया कि 5 फीचर ऑफ मैनेजमेंट बताओ, आपने बता दिया, ठीक है। या आपको बोल दिया कि प्रमोशन मिक्स को समझाओ, तो ऐसा वो डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ। अच्छा, अब आता है, एक होता है केस स्टडी में, केस स्टडी से करो, और लेकिन इसमें कहीं भी लिखा नहीं रहता कि कोट लाइंस, कोट द लाइंस नहीं लिखा होता। वेरस एक केस स्टडी होगी और उसमें बोलेगा कोट द लाइन, तो कोट द लाइन और बिना कोट द लाइन का है, आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है भले। अब कोट द लाइन के अंदर में आपको अगर मान लो नहीं दिया है कि कोई कोट करो, तो आप क्या करो, आप जो लैंग्वेज में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट, ठीक है, रिक्वायरमेंट जो है आपका, इसका यूज करके स्टार्ट करो। मतलब आपका अप्रोच होना चाहिए, जैसे कि एग्जांपल आ गया कि ऊपर वाले पैराग्राफ से आप आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपके हैं, जो कि लेट सपोज अल्फा लिमिटेड ने अपने फैक्ट्री को मैनेज करने के लिए यूज किया, ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। तो आप ऐसा बताओगे कि फ्रॉम द अबव केस स्टडी हमने ये मतलब फॉलोइंग प्रिंसिपल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, ठीक है, विच द अल्फा लिमिटेड हैज यूज्ड इन इट्स फैक्ट्री मैनेजमेंट, ठीक है। आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, जैसे बचपन में होता था ना, वही लाइन जो क्वेश्चन की थी उसको लिखते थे, फिर बिकॉज लिखते थे, उसके बाद आंसर चालू करते थे, वही आप काम कर रहे हो। आप वो सिस्टमेटिक अप्रोच में उसी के लैंग्वेज में शुरुआत करोगे आप, और उसके बाद आप उसके नीचे क्या करोगे, पॉइंट नंबर 1 डालोगे, और आप यहां पर लेट सपोज वो प्रिंसिपल का नाम लिख दिए, ठीक है, ये प्रिंसिपल का नाम, और फिर प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ओके, अब आते हैं केस स्टडी के अंदर में, कि सर केस स्टडी का जो कोटेड लाइन वाला है, कोटेड लाइन का आंसर लिखने का तरीका अलग है बेटा। व्हाट यू कैन डू, आपको क्या करना है, आप लाइन को कोट करो जिससे आपको कोई आंसर आइडेंटिफाई हो रहा है, कोट द लाइन। मैं लाइन को कोट करने के लिए हमेशा बोलता हूं डबल इन्वर्टेड कमास के अंदर में स्टार्ट का वर्ड लिखो,
कई टीचर्स बोलते हैं कि पूरा लाइन ही लिख दो, मैं उसको डॉट डॉट करके आपका जो एंड वर्ड है आप वो एंड वर्ड लिखो और इसको क्लोज कर दो, ठीक है। स्टार्ट का वर्ड डॉट डॉट डॉट, एंड का वर्ड डबल इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज, और फिर लिखो क्या, फ्रॉम द कोटेड लाइन, फ्रॉम द कोटेड लाइन वी कैन कंक्लूड, और जो आपका आंसर होगा, या वी कैन आइडेंटिफाई, या इट फ्रॉम, या अबव कोटेड लाइन स्टेट्स दैट, ठीक है। ये सब लैंग्वेज आपकी होगी, यानी ऊपर आपकी लाइन कोट होगी, उसके बाद आपका आंसर चालू होगा, ठीक है। फिर आपका आंसर जो आया वो, और मैं हमेशा बोलता हूं क्योंकि लाइन आपने कोट किया है, आंसर आया है आपका, तो आप क्या करो, इसको एक ब्रीफ एक्सप्लेन कर दो। ये जो आंसर आया है ना आपका, इसका ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दो, बहुत नहीं, इसमें खूब 3 बुलेट की जरूरत नहीं है। आप इसमें क्या करो, 1 लाइन 2 लाइन लिख कर रख दो, क्योंकि इसमें आपने प्रॉपर वर्डिंग्स ऊपर में दी है, ठीक है। तो आप क्या करना, एक इस आंसर के लिए 1 लाइन का या 2 लाइन का वहीं पर बिना बुलेट या विथ बुलेट, जैसा आपको करना है, 1-2 लाइन आप एक्सप्लेन कर दो इस आंसर के बारे में, ठीक है। हाँ, अब ये तो हो गया सर 3 तरीके का अप्रोच। अब सर कब कौन सा अप्रोच लगाएं, या किसमें कैसे समझें कि कितना लिखना चाहिए, कुछ खास बातें सुन लो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से जुड़ी। अगर आपको सिर्फ आइडेंटिफाई वर्ड बोला है बेटा, तो आप सिर्फ और सिर्फ वो जो हेडिंग है ना उसको लिखो, हेडिंग ओनली, जो आइडेंटिफाई हुई बस। लेकिन अगर आपको वर्ड बोल रहा है एक्सप्लेन, या वर्ड बोल रहा है स्टेट, ठीक है, तो या बोल रहा है इलैबोरेट, ठीक है, तो ये सारी चीज में आपको हेडिंग के साथ एक्सप्लेनेशन डालना चाहिए। इवन सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को इस वर्ड में आता है, इसलिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, स्टेट वर्ड। स्टेट वर्ड का मतलब होता है आपको आइडेंटिफाई के साथ साथ उसका एक एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा। तो ओनली आइडेंटिफाई वर्ड में आप सिर्फ, लेट सपोज बिजनेस एनवायरनमेंट में टेक्निकल था, टेक्निकल एनवायरनमेंट अगर क्वेश्चन पूछा होता कि फ्रॉम द अबव केस स्टडी आइडेंटिफाई द बिजनेस एनवायरनमेंट, तो आप सीधे लिखोगे उसके अंदर में कि भाई फ्रॉम द ये अबव के स्टडी वी कैन आइडेंटिफाई फॉलोइंग एनवायरनमेंट या दिस एनवायरनमेंट, और लिखो उसके अंदर में टेक्निकल एनवायरनमेंट, ठीक है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन पूछा था स्टेट द एनवायरनमेंट, तो आप टेक्निकल के बाद उसको एक्सप्लेन भी करोगे, ठीक है, कि टेक्निकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स या कंप्राइजेस ऑफ ऑल द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इनोवेशन, इन्वेंशंस, ठीक है, ऐसा करके, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना कि कब कौन सा वे करना है। सर ऐसा क्यों इतना एक्यूरेट आप बता रहे हो, बेटा अगर आप आइडेंटिफाई वाले में ना एक्सप्लेन कर देते हो तो एक्सप्लेनेशन के तो नंबर मिलेंगे नहीं, आइडेंटिफाई के ही मिलेंगे, टाइम छूटेगा। एक्सप्लेन वाले में अगर आप सिर्फ आइडेंटिफाई करके छोड़ देते हो तो एक्सप्लेन नहीं किया तो 50% ऑफ द मार्क्स जो भी रहेगा उसके अंदर एक्सप्लेनेशन का होता है वो चला जाएगा। तो इस चीज को याद रखना बेटा, ये हर एक बारीकी में आपको समझाया, ठीक है। एक एक चीज बेटा, बहुत टाइम लिया मैंने आपका 20 25 30 मिनट, लेकिन इसमें कोई भी प्रोस्पेक्ट को छोड़ा नहीं है जो आपको बोर्ड पूछता है। इतना बात समझ में आया। चलो तो आज के लिए इतना ही, ऐसे ही हम आगे लेकर आ रहे हैं आपके इकोनॉमिक्स के लिए, ऐसे ही हम लेकर आएंगे आपके अकाउंट्स की प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।